राकेश पाठक जी, आप बहुत करीब से चुनाव को देख रहे थे, बहुत करीब से निरीक्षण कर रहे थे। तमाम खबरें ऐसी आ रही हैं कि प्रत्याशी कह रहे हैं कि हमारे गांव में हमें 50 वोट ही नहीं मिले, संभव ही नहीं है। एक व्यक्ति का दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है कि उसने पहले ही बता दिया था कि फेसबुक पे लिख दिया था कि कांग्रेस के प्रत्याशी को 77,000, बीजेपी के प्रत्याशी को 93,300, चुनाव वोटिंग होने के तुरंत बाद बता दिया तो उतनी मत निकले। इस तरह के तमाम बातें, तमाम चीजें सामने आ रही हैं। 2 सवाल मेरे आपसे। पहला सवाल कि क्या वाकई में ईवीएम का कुछ खेल समझ में आ रहा है, लग रहा है, क्योंकि तमाम चीजें ऐसी सामने आने लगी हैं, और अगर खेल है तो उसे इंडिया गठबंधन कैसे निपटेगा, और खेल नहीं है तो फिर मोदी का मुकाबला इंडिया गठबंधन कैसे करेगा? राकेश पाठक। बिल्कुल संजय जी, इसका क्रमशः जवाब देते हैं। सबसे मजेदार मामला है ईवीएम का। हमारे दर्शक बहुत सारे शायद न जानते हों या हो सकता है जानते हों, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है उन्हें याद दिलाना। ईवीएम में गड़बड़ी है या नहीं, ये हम और आप अभी साबित नहीं कर पाएंगे, लेकिन दिलचस्प यह है कि जब 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा सर्वमान्य उस वक्त नेता बीजेपी के पास था, उसके बाद बीजेपी ने ईवीएम पर सबसे पहले रोना शुरू किया था। मैं इस वाक्य को दोबारा बोल देता हूं, ईवीएम पर सबसे पहले रोने वाली पार्टी इस देश में भारतीय जनता पार्टी थी। इतने मोटे मोटे आंसुओं के साथ रोती थी, ये मैं मुहावरे में नहीं कह रहा हूं। 2010 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जीवीएल नरसिंह राव ने एक किताब लिखी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट अवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यानी जीवीएल नरसिंह राव की नजर में लोकतंत्र खतरे में था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विश्वास करने योग्य नहीं थी। और दिलचस्प तथ्य उसमें यह है संजय जी कि इस किताब की भूमिका माननीय लालकृष्ण आडवाणी ने लिखी थी। जीवीएल नरसिंह राव और किरीट सोमैया देश भर के बड़े बड़े महानगरों में जाते थे, लैपटॉप सामने रखकर प्रेस वार्ताएं करते थे और बताते थे कि ईवीएम को ऐसे 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 हैक किया जा सकता है। ये रोना उनका 2012-13 तक चलता रहा। फिर अचानक ऐसा हुआ कि ईवीएम पर बात करना बंद कर दी बीजेपी ने। हम सब जानते हैं 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी अवतरित हुए भारत भूमि पर, उनकी एक डिजिटल इमेज बनाई गई लार्जर देन लाइफ। वे एक जगह भाषण देते थे, 200 शहरों में उनकी डिजिटल इमेज मंच पर दिखाई देती थी। उस सफलता के बाद से आज तक बीजेपी ने ईवीएम के बारे में एक शब्द नहीं बोला है। मैं ये सिर्फ इसलिए याद दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के पिछले से पिछले चुनाव में मायावती की बहुत खिल्ली उड़ाई थी जब उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। अब भी जब दिग्विजय सिंह ईवीएम पर कोई सवाल उठाते हैं तो बीजेपी इसी तरह से खिल्ली उड़ाती है। मैं अपना धर्म समझता हूं, मैं हर 5 साल में इस बारे में एक लंबा मैंने आर्टिकल लिखा था जो देश भर की वेबसाइट्स में छपा था कि तब ईवीएम पर बीजेपी रोना रोती थी, और मैं कल उसको आज रात को या कल फिर से उस आर्टिकल को पोस्ट करने वाला हूं। लुब्बो लुभाव यह है कि जिस दुनिया में हजारों हजारों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में विचरते हुए सैटेलाइट गाइड हो सकते हैं, धरती पर बैठकर रिमोट से चंद्रयान चंद्रमा पे उतर के तस्वीरें भेज सकता है, लेकिन ब्रह्मा जी के आगे की भी किसी अवतार के द्वारा बनाई हुई ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हो सकती। वो इतनी परम पवित्र है कि आप मिसाइल को गाइड कर सकते हैं धरती पर बैठ के। अमेरिका में रहते हुए भोपाल में या लखनऊ में अपने घर के बेडरूम की लाइट बंद कर सकते हैं, आप स्विच ऑफ कर सकते हैं रिमोट से, ऐप के जरिए। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए आप अपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रिमोट से संचालित कर सकते हैं। लेकिन साहब ईवीएम इतनी पवित्र है कि उसे कोई छेड़ नहीं सकता। तो ये तो आपके ईवीएम के प्रश्न का उत्तर हो गया, और मैं भी ये मान लेता हूं कि ईवीएम में कुछ नहीं हो सकता, किसी ने कुछ नहीं किया, एकदम साफ सुथरी है। मध्य प्रदेश के आंकड़ों की बात आपने कही, जैसे कि आपने कहा कि एक प्रत्याशी के बारे में वोटों की संख्या मतगणना से पहले सोशल मीडिया पर लिख दी गई कि इसको 97,000 वोट मिलेंगे, कांग्रेस के प्रत्याशी को 77,900 वोट मिलेंगे। 32-33 वोट का फर्क है संजय जी। यह करिश्मा भी सिर्फ अमृतकाल में ही हो सकता है। आज तक
सामान्य तौर पर यह ट्रेंड रहा है कि जिस पार्टी को डाक मतपत्रों में बढ़त मिले, और वो भी ऐसी कि 57% बढ़त, 57% वोट कांग्रेस पार्टी को मिल रहे हैं। 199 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे है। और डाक मतपत्र डालने वाले कौन लोग हैं? सरकारी कर्मचारी, अधिकारी जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगी है, जो वोट नहीं डाल सकते, या निशक्तजन या वृद्धजन। इनके परिजनों ने भी कांग्रेस को वोट नहीं दिया, पर इन लोगों ने बीजेपी कांग्रेस को वोट दिया। इन सवालों के जवाब ढूंढने की जरूरत तो पड़ेगी इस देश को किसी ना किसी दिन। अब आते हैं कि मोदी का कोई विकल्प है कि नहीं, या 2024 में क्या होगा। देखिए, इस लोकतंत्र में कौन चुनाव जीते कौन हारे, हम सब पत्रकार, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। सियासत उनका काम, सुहेले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। इसलिए हमें किसी पार्टी की हार जीत से कोई लेना देना नहीं। हम लोग पत्रकार और नागरिक के नाते लोकतंत्र और संविधान की बात करते हैं। इस देश में कई बार ऐसे अवसर आए हैं जब ये लगा कि जो पार्टी सत्ता में या जो नेता है वो अजय है, उसको अब कोई नहीं हरा सकता। जब तक सूरज चांद है यही रहेगा। क्या कोई कल्पना कर सकता था कि 3 बार के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सोनिया गांधी जैसी नेता चुनाव हरा सकती है, जो कि उस तरह जननेता नहीं है। जब आप तुलना करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी की किसी भी तरह से, उनकी भाषण कला से लेकर उनकी सक्रियता, संगठन पर पकड़, लेकिन सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए ने 2 बार हरा दिया बीजेपी को और उनके गठबंधन को। कौन सोच सकता था 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी वापस आ जाएंगी। इसी तरह लोकतंत्र में अजेय कोई नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी को पश्चिम बंगाल में कोई सोच सकता था ममता बनर्जी स्लीपर पहनकर, एक हवाई चप्पलें पहनकर, एक सूती खादी पहनने वाली महिला चुनाव हरा देगी? जिस कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता को रिकॉर्ड समय हो गया था उस राज्य में, उसको ममता बनर्जी ने बेदखल कर दिया। असंभव कुछ भी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग लड़ना चाहते हैं नरेंद्र मोदी से या एनडीए सरकार से, उनके गठबंधन के सामने जो चुनौतियां हैं, वो चुनौती अकेले भारतीय जनता पार्टी नहीं है संजय जी। उन्हें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ना है, उसके घटक दल तो वैसे ही कम बचे हैं। एनडीए के तो ज्यादातर साथी साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन जो नए घटक दल शामिल हुए हैं उनको हम भूल जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटक दल है नरेंद्र मोदी की सरकार का, उनके पार्टी का केंद्रीय निर्वाचन आयोग, दूसरी पार्टी है ईडी, तीसरी है इनकम टैक्स, चौथी है सीबीआई, पांचवी है एनआईए। इन सबसे भी लड़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ा घटक दल भारतीय जनता पार्टी के साथ है मुख्य धारा का मीडिया, जो विपक्ष से सवाल करने लगा है, जो जनता से सवाल करने लगा है, सरकार से सवाल करना भूल गया है। उस मुख्य धारा के मीडिया के लिए महंगाई अच्छी चीज है। एक चौधरी साहब प्राइम टाइम में बता रहे थे कि महंगाई तो उपलब्धि है। डॉलर की कीमत रुपए की तुलना में बढ़ना बहुत अच्छी चीज है, बता रहे थे। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना देश की तरक्की के लिए अच्छा है। दुनिया के इतिहास में भारत का मुख्यधारा मीडिया एकमात्र मीडिया है जो महंगाई के पक्ष में प्राइम टाइम प्रोग्राम दिखाता है। भारत का मुख्यधारा का मीडिया एकमात्र मीडिया है जो जनता से सवाल करता है, प्रतिपक्ष से सवाल करता है और सरकार से सवाल करते समय पूछता है, माननीय प्रधानमंत्री जी आप थकते क्यों नहीं है? आप पर्स रखते हैं काले रंग का रखते हैं कि मैरून कलर का रखते हैं? तो ये जो घटक दल हैं, इनसे लड़ने के लिए ताकत कहां से लाएंगे? वो चाइना गेट फिल्म के विलेन का जो डायलॉग है ना, जगीरा से लड़ने की ताकत तो ले आओगे, लेकिन वो डैश 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 वो कहां से लाओगे?